हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यूपिल टीचर नेहा में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू चल रही होगी। जेटेट का एग्ज़ामिनेशन आपका काफ़ी मतलब कि जो फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो आपका एक्सटेंड किया गया है। इस लिहाज से आपका जो जेटेट का एग्ज़ामिनेशन है वो थोड़ा सा हमारा डिले हो सकता है। लेकिन क्या है, अभी जो हमारा एग्ज़ामिनेशन जो है वो किस किस चीज़ का है, अभी हालिया एग्ज़ामिनेशन जो है टीचिंग एग्ज़ामिनेशन की, खास करके पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसमें से आपकी टॉप पर है यूपी टेट, जो कि अभी 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाली है। उसके बाद है आपका सीटेट, जो कि कब है, तो 6 सितंबर है। उसके बाद में आपकी है जेटेट। ठीक है, जेटेट का बेसिकली अभी आपका डेट कंफर्म नहीं हुआ है, बट आप मान करके चलिए अगस्त या सितंबर तक हो जाना चाहिए एग्ज़ामिनेशन जेटेट का भी। क्यों? क्योंकि जेटेट का जो अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मोस्ट वेटेड एग्ज़ामिनेशन है ये। 10 सालों से इसका लंबित पड़ा हुआ है। इस पात्रता परीक्षा, एक पात्रता परीक्षा हमारे स्टेट में अभी तक नहीं हुई है। लगभग इसको 10 साल हो चुकी है और हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है। झारखंड सरकार के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। तो कभी भी है ना, सरकार जो है वो कभी भी आपका इसका जो जेटेट का डेट है उसको निकाल सकती है। इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले ही हमको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से तैयार रहनी है कि किसके लिए, तो जेटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। और आप चाहे टीचिंग का कोई सा भी एग्ज़ामिनेशन दे, उसमें आपका सीडीपी एक है ना, वो कॉमन आपका 30 मार्क्स का वो और हमेशा पूछा ही जाता है। तो इस 30 मार्क्स में हमको 25 प्लस करनी है। कितनी करनी है? 25 प्लस करनी है। अब देखिए हमें लानी कितनी है, तो 90 मार्क्स लानी है फॉर ऑल, है ना, जनरल कैटेगरी जितने भी लोग हैं उनके लिए। बाकी आपका जितना भी है उसमें तो आपका 60%, 55%, उसके बाद में आपका 50%, इस प्रकार से आपका कैटेगराइज है। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करनी है कि आपको 110%, 110 मार्क्स या फिर 120, इतना आप ले करके चलिए, है ना। आप ये सोचिए कि हमको 130 प्लस लानी है, तब जा कर के आपका जो मार्क्स है ना 110 या 120 के आसपास आएगी। हमेशा जब आप चाँद को पाने की ख्वाहिश करोगे ना, तब आपकी जो तीर है वो लगेगी सितारों में। इसी प्रकार से आप हमेशा अपना लक्ष्य को बड़ा रखिए। अगर हम उस लक्ष्य से चूके भी तो किसी न किसी पद पे आकर के ही हम रुक ही जाए, कोई ना कोई छोटा चीज़ हमें, मतलब उससे छोटा चीज़ हमें मिल ही जाए। तो देखिए इसमें सीडीपी में क्या है कि हमको 25 प्लस करनी है। सीडीपी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और अगर हम सीडीपी को अगर ढंग से पढ़ ले और थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ ले तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि सीडीपी में 30 भी करते हैं। तो इसमें आपको पढ़नी क्या है बेसिकली, तो देखिए सीडीपी जब भी पढ़ते हैं या फिर पढ़ाते हैं तो सब लोग बोलते हैं कि मैम ये बहुत ज़्यादा बोरिंग वाला सब्जेक्ट है, काफ़ी ज़्यादा बोर लगता है। लेकिन आप देखिए सीडीपी में आखिर पढ़ना क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। यहाँ पर आपको बच्चे किस प्रकार से हमारे सीखते हैं, किस प्रकार से यहाँ विकास करते हैं, कौन से एज ग्रुप के बच्चों को किस प्रकार से हमें उनको टीच करवाने चाहिए, और ये सब चीज़ का जब हमें पता नहीं रहेगा और डायरेक्ट हम चल जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो बच्चा क्या है कि हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, हम बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बस इस चीज़ को आप मान करके पढ़िए कि हम एक टीचर हैं और हमको एक स्टूडेंट्स को पढ़ानी है ना। हमारे इतने स्टूडेंट हैं और हम इनको पढ़ा रहे हैं, तो हम उनको कैसे एक अच्छे तरीके से पढ़ाएं कि हमारा जो बच्चा है वो सीख पाए, और सीख ही नहीं पाए वो उसको निजी जीवन में, कहते हैं ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप ओनली साक्षर कहलाओगे, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं और अगर आपका जो शिक्षा है अगर वो जीवन में आप चरितार्थ कर लिए तो आप शिक्षित कहलाओगे। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, शिक्षा हमारे बच्चे को इस प्रकार से देनी है कि वो अपना निजी जीवन में भी बच्चा हमारा चरितार्थ कर पाए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सीडीपी का क्लास तो स्टार्ट कर दिए थे। हम लोग प्रीवियस क्या क्लास जो हमारा हो चुका था उसको हल्का सा रिकॉल कर देते हैं। क्या करते हैं? रिकॉल करते हैं। जब भी आप पढ़ें तो आप जो है थोड़ा सा एक, आप जब भी न्यू पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ओल्ड प्रीवियस को थोड़ा सा रिवीजन करना बनता है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा लोड है माइंड में, है ना। क्योंकि सीडीपी पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, उसके बाद में फिर मैथ्स रिवीजन भी करनी है, मैथ्स की पेडागोगी भी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, साइंस की पेडागोगी पढ़नी है, उसके बाद में हिंदी इंग्लिश की भी पेडागोगी को कवर अप करनी है। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूलने की संभावनाएं होती है और ज़्यादातर ना सीडीपी, हम लोग इस चीज़ को तो कभी ना कभी पढ़ते ही हैं, लेकिन सीडीपी जो है ना वो बीएड में कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो हम और
आप अच्छे से जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर हमारा डेवलपमेंट क्या था। तो डेवलपमेंट क्या है, तो देखिए डेवलपमेंट जो है वो हमारा कब से स्टार्ट होता है, तो जब हम माँ के अपने माँ के गर्भ में होते हैं, गर्भाधान से हमारा प्रसव पूर्व ये भी हो सकता है ऑप्शन में, तो इस समय से स्टार्ट होकर के हमारा जो डेवलपमेंट होती है वो पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत, जब तक हम अपने कब्र में नहीं जाते हैं तब तक हमारे अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। और वृद्धि क्या होती है, यानी कि ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है वो किसी उम्र आने के बाद, एक उम्र आने के बाद वो रुक जाती है। लाइक हमारी ऊंचाई, ऐसा नहीं है कि हम अगर बढ़ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं तो हम लंबे होते ही हैं, ठीक है। अब देखिए विकास तो हम लोग पढ़ लिए हैं, विकास की अवस्थाएं भी पढ़े थे, ठीक है। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, तो बेसिकली यहाँ पे 3 अवस्थाएं थी, लेकिन हमारी जो बीच वाली अवस्थाएं होती है उसका भी 2 मेन पार्ट होता है। पहला क्या था, शैशव अवस्था, जिसमें 0 से 2 साल की थी। उसके बाद में आपकी थी पूर्व बाल्य अवस्था, जिसमें 2 से 7 साल। उसके बाद में फिर थी आपकी उत्तर बाल्य अवस्था, जिसमें 7 से 11 साल की उम्र थी। उसके बाद में आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरा अवस्था थी। तो ये आपकी विकास की अवस्थाएं होती है। अब देखिए विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, तो हमारा समाज होता है, हमारा परिवेश होता है। ये सब चीज़ हम पढ़ने के बाद आ गए थे किसमें, जीन पियाजे साहब में। कोई एक ऐसा सिंगल एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें जीन पियाजे के बारे में क्वेश्चंस ना पूछा जाए। अब देखिए जीन पियाजे साहब क्या कहते हैं कि बच्चों का विकास तो होता है, लेकिन बच्चों का जो मानसिक विकास होती है, यानी कि इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, किस उम्र के बच्चे में किस किस चीज़ों का विकास होता है, ये चीज़ हमें बताए कौन, तो जीन पियाजे साहब बताए। इन्होंने बच्चे का विकास को कैटेगराइज भी किए हैं ना, जैसे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, देन फिर मतलब कि कॉन्वेंशनल, उसके सॉरी कॉन्क्रीट, उसके बाद में आपका फॉर्मल, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करने के बाद पियाजे साहब को हम लोग यहाँ पर पढ़ लिए थे ना, पियाजे की जो थ्योरी थी उनको हम यहाँ पे 110% कवर अप किए थे। आपको यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको वो क्लासेज अच्छी लगी होगी, और आप लोग अगर इस क्लासेज में न्यू है तो आप लोग इस चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने परिवार और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी किया कीजिए। अब आज हमारा जो क्लासेज होता है लेव वाइकोत्स्की का, किनका, तो लेव वाइकोत्स्की का। अब देखिए सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चर थ्योरी दिए, कौन दिए, तो लेव वाइकोत्स्की सोशियो कल्चर थ्योरी। आज हमें ये पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए आखिर ये हमारा क्या देते हैं, ठीक है। लेव वाइकोत्स्की हमारा आखिर जो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हो गया, लेकिन ये संज्ञानात्मक नहीं होगा, ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा मेन क्लासेज है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, थ्योरेटिकल। अभी देखिए बस अभी हम लोग थ्योरी देखेंगे, ठीक है। थ्योरी के बाद हम लोग एमसीक्यूज़ भी करते जाएंगे। अभी हम आपका अगर एमसीक्यूज़ करवा देना तो आप लोग एमसीक्यूज़ में 100 आप लोग मार्क्स कर लीजिएगा। लेकिन अगर 1-2 दिन बाद हम आपको अगर आपको हम एमसीक्यू से इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा ना, उस समय आपको पता चलेगा कि हम वीडियो के थ्रू या फिर अपना नोट्स के थ्रू हम कितना पढ़ें, हमको कितना याद रहा। ये चीज़ आपको किससे आंकनी है, तो एमसीक्यू सेशन से आपको आंकनी है। और एमसीक्यू सेक्शन, थ्योरी सेक्शन सब हमारा इसी चैनल पे होगा, इसी के माध्यम से होगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और बने रहिए। सिद्धांत का परिचय को देखेंगे तो देखिए रूसी मनोवैज्ञानिक लेव वाइकोत्स्की। अब देखिए ये जो रूसी लेव वाइकोत्स्की थे तो वो कौन सी साइकोलॉजिस्ट थे, या फिर उनका संबंध किस देश से था, तो वो रशियन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। रूसी मनोवैज्ञानिक। सिद्धांत जो बालक के विकास में सामाजिक संपर्क और संस्कृति को सर्वोपरि मानता है। अब देखिए आपका जब आप जीन पियाजे साहब को देख रहे थे उस समय वो क्या किए कि कैटेगराइज कर दिए, है ना, वहाँ पे कैटेगराइज कर दिए कि हाँ ये भी चीज़ है। और जब उनका जो हम लोग क्रिटिसाइज को देखते हैं तो उस समय क्या देखते हैं कि वहाँ पे वाइगोत्स्की साहब बोलते हैं कि अगर हम बच्चे को एक अच्छा समाज दे देंगे, अगर हम उनको एक अच्छा संस्कृति परिवेश में अगर हम रखेंगे, तो बच्चा जो हमारा डेवलपमेंट करेगा ना वो अपने उम्र से अधिक डेवलपमेंट कर सकता है ना। जैसे मान के चलिए मेरा जो बच्चा है वो कितने साल का है, तो 6 साल का है, ठीक है। और 6 साल का बच्चा अगर हम उसको बहुत अच्छा माहौल में रखे हैं और उसको अगर हम बहुत अच्छा समाज संस्कृति में, अगर उसका परिवेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वेल एजुकेटेड फैमिली से है, तो क्या है ना कि इस बच्चे का जो संस्कार होगा, इस बच्चे के अंदर जो इसके
इसका जो व्यवहार होगा ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलप्ड होगा। ठीक है। अब देखिए रूसी मनोवैज्ञानिक यह सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया, जो कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। समाज से अंतःक्रिया। अब देखिए उनका मानना था यदि बच्चा ज्ञान का निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वो समाज से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि अगर हमारा बच्चा कोई सीख रहा है या फिर कोई ज्ञान का निर्माण कर रहा है, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो उसका जो समाज का जो क्रिया है ना, सोशल इंटरेक्शन है, उसके द्वारा ही सीख रहा है। मान के चलिए अगर हम किसी बच्चे को उसको हम समाज का परिवेश बिल्कुल नहीं दे रहे हैं ना, समाज का माहौल बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। मान के चलिए हमारा राम है ना, इसको हम क्या किए, एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में दिए। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा इन्वायरमेंट में दिए। अब ये हमारा श्याम है, इसको हम क्या किए, इसको हम घर में कैद करके रखे हुए हैं। इसको ये समाज से बिल्कुल ही इंटरेक्शन नहीं कर रहा है ना, इसको किसी प्रकार से समाज में दिलचस्पी नहीं है, रुचि नहीं है। लेकिन राम क्या है, तो देखिए ये बच्चा जो है ना वो क्या कर रहा है, समाज में एकदम जा रहा है, अच्छा से मतलब कि क्या बोले, अच्छा से इंटरेक्ट कर रहा है, लोगों से बातचीत कर रहा है। तो क्या है ना कि राम जो हमारा डेवलपमेंट जितना कर पाएगा ना, उतना श्याम हमारा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए राम जो है वो ज्ञान के साथ साथ वो सोशल इंटरेक्ट किया लोगों के साथ साथ, वो ज्ञान सीखा, बोली सीखा, भाषा व्यवहार सीखा, उसके कल्चर को अडॉप्ट किया। और वैसे भी कहा ही जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जिस प्रकार से हमें देखते हैं उसी प्रकार से हमारा बच्चा जो है वो बिहेव करना स्टार्ट कर देता है ना। बड़े होकर के चाहे हम बच्चों को कितना ही डांट ले कि बिहेव योर सेल्फ, लेकिन वो बच्चा बिहेव अब खुद करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हम बचपन से सिखाए ही नहीं है। और देखिए जब हम डेवलपमेंट पढ़ रहे थे उस समय क्या था, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट, है ना, ये हमारा फॉर्मूला आया हुआ था। ये फॉर्मूला बेसिकली बताता क्या है, तो देखिए अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है, अगर ये बीज की भांति काम करता है ना, अगर ये हमारा बीज है तो हमारा जो इन्वायरमेंट है ना वो खाद पानी का काम करता है। क्या काम करता है, कैसे काम करता है, तो खाद पानी का काम करता है। यानी कि इन्वायरमेंट जो है वो हमारा हेरिडिटी को सींचने का काम करता है। और इन दोनों का पारस्परिक अंतःक्रिया से क्या होती है, तो हमारी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, ये सूत्र भी आपको याद रख लेनी है। ये विगत वर्ष आपकी जो टेट की एग्जामिनेशन होती है उसमें इससे आपका ये D=S/E ना भी पूछा जाए ना, तो इससे आपका पूछ सकता है कि जो हमारा बच्चा है वो किस प्रकार से डेवलपमेंट करेगा। आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिक का प्रभाव करता है या नहीं करता है, या फिर आपका इन्वायरमेंट, कोई को बोलेगा कि परिवेश जो हमारा होता है वो हमारा मतलब मैटर नहीं करता है, लेकिन नहीं, परिवेश भी हमारा बहुत मैटर करता है हमारा डेवलपमेंट में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ये बीज और खाद पानी को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि हेरिडिटी अगर हमारा बीज है तो इन्वायरमेंट हमारा क्या है, तो ये खाद पानी का काम करता है। यानी कि हेरिडिटी को सींचने का काम कौन कर रहा है, तो इन्वायरमेंट कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। इसमें कोई अवस्था नहीं होती है ना, पियाजे के विपरीत थे। ठीक है, पियाजे के विपरीत क्या थे, तो पियाजे साहब क्या कहें कि इन बच्चा जो हमारा किस किस प्रकार से सीखता है, तो इसके लिए आपका 4 स्टेज बना दिए। ठीक है, SPCF सलमान प्रियंका चले फ्रांस। लेकिन आपकी जो लेव वाइगोत्स्की साहब हैं वो क्या किए, तो आपका संज्ञानात्मक जो विकास होती है और आपकी जो जितने भी प्रकार की आपकी सोशियो कल्चर डेवलपमेंट होती थ्योरी होती है, तो यहाँ पे बच्चों की कोई चरण या फिर अवस्था स्टेजेस में विभाजित नहीं किए। ठीक है, आपको पूछेगा कि लेव वाइगोत्स्की साहब जो है, आपको हम क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो उसमें हम देंगे कि यहाँ पर आपका जो लेव वाइगोत्स्की साहब है उनके विकास के कुल कितने चरणों में विभाजित किए हुए थे, 1 2 3 4 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो एक भी, तो देखिए हम अगर आपसे पूछ ले कि कितनी अवस्थाएं दिए, तो इसमें आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वाइगोत्स्की साहब जो हैं उन्होंने तो एक भी अवस्थाएं यहाँ पे दिए ही नहीं। ठीक है, पियाजे साहब ने 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की बताई, लेकिन आपके जो वाइगोत्स्की साहब हैं उन्होंने एक भी अवस्थाओं के बारे में जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि इनका मानना था कि अगर हम बच्चों को एक अच्छा माहौल देते, एक अच्छा परिवेश देते, तो वो क्या है कि अपना जो पोटेंशियल है, अगर मान के चलिए उसका पोटेंशियल जो उससे अधिक बच्चा सीख सकता है। सपोज मान के चलिए मेरा जो
डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हम एक अच्छे माहौल एक बहुत निम्न स्तर के माहौल में रहे हुए हैं, ठीक है? और अगर मुझे एक बहुत अच्छा माहौल मिल जाए, वेल एजुकेटेड परिवार और फिर माहौल बहुत बेटर अगर मिल जाए, एनवायरनमेंट अगर बहुत पॉजिटिव मिल जाए, तो क्या है ना कि हम अपने उम्र से अधिक हम वहाँ पे क्या करेंगे, डेवलपमेंट कर लेंगे, है ना? और यही कहना था आपका किनका? तो ये कहना था लेव वाइकोत्स्की साहब का। और जहाँ पर भी आपका समाज दिख जाए, है ना? समाज दिख जाए, सॉरी, संस्कृति दिख जाए, आँख बंद कीजिए और ले वाइगोत्स्की साहब को मारिए, ठीक है? क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसे और कोई मतलब कि मनोवैज्ञानिक नहीं है जिन्होंने समाज और संस्कृति के बारे में बात की है। बस आपका कौन बात किए हैं? तो लेव वाइगोत्स्की साहब बात किए हुए हैं। अब देखिए, एससीएल मॉडल के मुख्य घटक क्या होते हैं? तो सोसाइटी प्लस कल्चर प्लस लैंग्वेज इज इक्वल टू हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने क्या कहा कि जब हम किसी भी बच्चे का जो समाज बहुत चीज मैटर करता है और उनका कल्चर भी, ठीक है, और लैंग्वेज, इन तीनों का जो मिश्रण होता है, इन तीनों का जो जोड़ होता है, उसके बाद में क्या होता है? तो हमारा डेवलपमेंट होता है। समाज, देखिए, बच्चा अपने सामाजिक संपर्क और परिवेश में उपस्थित लोगों के माध्यम से ज्ञान का सृजन करता है। अब देखिए, जब हमारा बच्चा जो है वो क्या करेगा, तो जब वो आएगा हमारे जब बच्चा बड़ा होगा, उसको क्या है कि समाज में अगर हम उसको रखते हैं, कभी आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि राम जो है वो समाज से इंटरेक्ट कर रहा है ना, समाज के लोगों से बातचीत कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है कि समाज में जितने भी अगर आप देखोगे, अगर आप इसको निजी जीवन में भी आप देख सकते हैं, कैसे? तो वो चीज़ सुनिए और देखिए और महसूस कीजिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ अगर आपका उठना बैठना है, चलना फिरना है, तो क्या है ना कि उस लोगों के साथ क्या है, उसका जो ज्ञान है वो आपके साथ आना खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि और कल्चर, है ना? तो देखिए, समाज में आखिर होता क्या है? तो देखिए, आप जिस प्रकार के लोगों के साथ रहोगे, आपकी व्यवहार भी उसी प्रकार के लोगों के साथ बननी धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। होता है ना कि दो दोस्त हैं, दोनों तीन दोस्त हैं, ठीक है? दो दोस्त क्या है कि वो लोग मतलब कि नशे के आदी हैं, और तीसरा जो दोस्त है वो क्या है, बिल्कुल शरीफ है, वो बिल्कुल भी नशा पानी नहीं करता है। लेकिन उसके साथ वो रहते क्या होता है ना कि उसी के जैसा वो ढल जाता है और वो भी लड़का अपना नशा करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पे लोगों का इंटरेक्शन मैटर किया, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पे कल्चर क्या होती है? तो संस्कृति बच्चे के जीवन के मूल्यों, व्यवहारों और वैचारिक दृष्टिकोण के को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है? यहाँ पे देखिए, हमारा जो कल्चर है वो क्या करता है, जीवन के मूल्य, व्यवहार और वैचारिक दृष्टिकोण को आकार देने में क्या करते हैं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आप बोलिएगा कि मैम संस्कृति क्यों? तो देखिए, बहुत सारा चीज़ हमारा कल्चर से भी हमें सीखने को मिलती है, ठीक है? जैसे हम अभी अपने कल्चर से सीख के आए हुए हैं कि नहीं, हमें हमें हर किसी का रिस्पेक्ट करनी है, हर किसी की इज्जत देनी है ना। उसी प्रकार से क्या है कि हमारा जो कल्चर है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है विकास में, ठीक है? लैंग्वेज, थर्ड क्या है? लैंग्वेज, सामाजिक भाषा सामाजिक अंतःक्रिया और विचारों के आदान प्रदान का सबसे शक्तिशाली संज्ञानात्मक साधन है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोगों से इंटरेक्ट किए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम जो है वो क्या किए, तो लोगों से इंटरेक्ट किए करेंगे बिना भाषा के ना, हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन का माध्यम क्या होता है, ग्रीटिंग्स भी करते हैं, हाय हेलो भी करते हैं, तो उसमें हमारी एक लैंग्वेज की यूज होती है। इसीलिए यहाँ पर क्या किया कहा गया है कि भाषा जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया और विचार का आदान प्रदान करने के लिए सबसे शक्तिशाली संज्ञानात्मक साधन है। क्या है? तो सबसे शक्तिशाली संज्ञानात्मक साधन हमारा कौन सा होगा? तो ये है हमारा भाषा। कौन सा है? तो भाषा। जब हम एमसीक्यूज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे ना, तो खुद से हम एमसीक्यूज बना रहे हैं, तो उसमें इन सब चीज़ों, छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, डीपली उससे यहाँ पे क्वेश्चंस आपकी पूछी जाएगी। वहाँ पे हम उम्मीद करेंगे आपको आज ये जो थ्योरी है ना, वो चीज़ आगे चल के आपका एमसीक्यूज में यहाँ पे आपका वर्क करे, ठीक है, और आपका जो पढ़ना है वो वर्थ इट हो पाए। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक इन्हीं को कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। अब देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र है ना, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीटी। अब जेडपीटी क्या होता है, तो वो चीज़ देखिए। समीपस्थ विकास का क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें बच्चा किसी कार्य को
पूरी तरह स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन किसी अधिक अधिक जानकार व्यक्ति यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर MKO की सहायता से कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या था कि हम ये जो है ना, ये वाला जो वाट आई कैन लर्न ऑन माई ऑन, यानी कि जिससे बच्चा स्वयं कर लेता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम चल फिर पा रहे हैं अच्छे से, हम जंप कर पा रहे हैं अच्छे से, हम डांस कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, वाट आई कैन लर्न विद द हेल्प ChatGPT, जिससे मदद से जिससे जो मदद मिलने पर सीख सकता है। जैसे मेरा बर्थडे पार हुआ, ठीक है, मेरे बर्थडे में मेरे पिताजी या फिर मेरे गिफ्ट या फिर मेरे कोई पेरेंट्स मतलब कि मेरे से जो बड़े हैं वो लोग क्या किए, तो हमको एक साइकिल गिफ्ट किए। ठीक है, अब हमको साइकिल चलाना तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर मेरे पिताजी, मेरे बड़े भैया या फिर मेरी मम्मी हमको क्या बोले साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करेंगी और अगर हमको वो सिखाएंगी, तो वो क्या होगा कि हम वो चीज़ सीख सकते हैं। तो ZPD क्या होता है, तो मदद मिलने पर सीख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है ना। ये क्या है, तो एरिया ऑफ डेवलपमेंट है। क्या है, एरिया ऑफ डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी की सहायता से हम यहाँ सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ना कि ZPD है, नॉलेजेबल अदर्स है, टेक्नोलॉजी और टूल्स। हम क्या है कि अगर मान के चलिए हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो हम क्या ये टूल्स के माध्यम से सीख रहे हैं। ठीक है, और मान के चलिए हम कार चलाना सीख रहे हैं, हम बड़े हो गए, मेरे मम्मी पापा ने मैंने खुद अपने से कार सीखा, मेरे मम्मी पापा को कार चलानी आती है, तो वो लोग क्या किए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से या फिर टूल्स के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम उनके हेल्प से जो चीज़ सीख रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और बियॉन्ड रीच क्या होता है, बियॉन्ड माई रीच ये क्या है, तो देखिए जो वर्तमान क्षमता से बाहर है। क्या है, जो वर्तमान क्षमता से हमारी बाहर होती है। अब देखिए यहाँ पे पार पार यानी कि स्केप फोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर। देखिए पार जो है ना, वो स्केप फोल्डिंग, इसका आप लोग इंग्लिश नेम ही याद रखिएगा। ठीक है, इस बार का जो 8 फरवरी का जो पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें जानते हैं आलम्बन दे दिया था। क्या दिया था, आलम्बन। अब देखिए आप एक इंग्लिश जो वर्ड है उसका अनेकों मीनिंग होता है। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर ना बेसिकली आप यहाँ पे इंग्लिश से याद रखिएगा, ताकि आपका जो भी थोड़ा बहुत भी अगर क्वेश्चंस ऊपर नीचे होता है तो आप इंग्लिश से थोड़ा सा याद कर पाइएगा। तो स्केप फोल्डिंग क्या होता है, तो ये एक टेम्प्ररी हेल्प होता है ना। तो देखिए अस्थायी सहायता यानी कि टेम्प्ररी सपोर्ट वयस्कों या कुशल साथियों द्वारा बच्चे को सीखने के दौरान दी जाने वाली सहायता होती है। इसमें बच्चे को संकेत, क्लू, इशारे, हिंट, आधा हल किया हुआ प्रश्न दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो बच्चा है वो क्या किया, तो थोड़ा सा मतलब बच्चा सीख रहा है, अभी लर्निंग फेज में है, और उसको क्या है ना कि वो पूरी सॉल्व नहीं कर पा रहा है A to Z। उसको हम क्या किए कि 50% हम उसे सॉल्व करके दिए और वो 50% खुद सॉल्व कर रहा है। तो जो हम 50% उसको सॉल्व करके दिए ना, वही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, तो स्केप फोल्डिंग कहलाता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका जहाँ पर भी क्लू, इशारा, हिंट, आधा हल किया हुआ प्रश्न, ये सब चीज़ जहाँ भी रहे, तो वो क्या है कि वो स्केप फोल्डिंग, आलम्बन या पार या फिर ढांचा का ये एक एग्जाम्पल है या फिर उदाहरण है। यह स्थायी नहीं होता, आत्मनिर्भर होने पर हटा ली जाती है। एक मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपके साथ दूंगी, वो एग्जाम्पल क्या होगा, तो वो सुनिए। मान के चलिए हमारा जो बच्चा है वो क्या किया, तो देश रंगीला में उसने परफॉर्म किया। ठीक है, परफॉर्म कर रहा है 26 जनवरी को या फिर 15 अगस्त को। अब देखिए अब हमारा बच्चा क्या है, तो वो तो बिल्कुल मतलब कि उन्होंने 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी की पूरी प्रिपरेशन कर ली। ठीक है, उसने पूरा एकदम मतलब कि डांस स्टेप को भी पूरा मतलब कि स्टेप बाय स्टेप लर्न किया उन्होंने। ठीक है, बच्चे ने किया। अब वो क्या है कि थोड़ा वो जाता है, उसके बाद में नर्वस होने के बावजूद वो क्या होता है कि थोड़ा सा वो भूल गया डांस स्टेप को। उसको हम क्या करेंगे, एज अ टीचर यहाँ पे हम क्या उसको करेंगे, थोड़ा सा हम उसे हिंट दे देंगे कि देश रंगीला में आपको हाथ ऐसे करनी थी। ठीक है, या फिर अगर आप स्पीच दे रहे हो, तो वहाँ पे बच्चा अगर स्पीच दे रहा है और बीच में अगर वो रुक जाता है, तो आप उन्हें क्या कीजिएगा, आप उनको 1-2 वर्ड बताइएगा कि हाँ मतलब कि उसे कुछ डेट्स वगैरह याद नहीं है, तो आप उन्हें बताइएगा। उसके बाद में बच्चा क्या है कि वहाँ पे कॉन्फिडेंट हमारा बच्चा लगेगा, उसके बाद में वो खुद ब खुद बोलना स्टार्ट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो स्केप फोल्डिंग है वो आपका ऑल टाइम के लिए होता है, ये अस्थायी होता है। जब हमारा बच्चा आत्मनिर्भर होता है, जब बच्चा खुद करने लगता है या फिर उस चीज़ को जब कंटिन्यू करता है, तो ये सहायता को हम लोग हटा लेते हैं। क्या करते हैं, तो हटा लेते हैं। ठीक है, स्केप
स्केप फोल्डिंग। और देखिए स्केप फोल्डिंग में क्या है कि आपको हेल्प करनी है, बच्चे को सपोर्ट करनी है, क्लू क्लू देना है, हिंट देना है, लेकिन कैसे? एज अ टीचर, ठीक है, एज अ टीचर, ठीक है ना। ये आपको एज अ टीचर यहाँ पे आपको बच्चे को सपोर्ट करनी है, क्लू दीजिएगा, हिंट दीजिएगा, ठीक। MKO यानी कि MKO आखिर हमारा होता क्या है? तो देखिए इसका फुल फॉर्म होगा मोर नॉलेजेबल अदर, है ना, अधिक ज्ञानी अन्य, जो व्यक्ति उस विशिष्ट क्षेत्र में बच्चे से अधिक ज्ञान या कौशल रखता है। उदाहरण के लिए टीचर, माता पिता, दोस्त आदि, है ना। अब देखिए तकनीक, साधन या उपकरण भी MKO की भूमिका निभा सकते हैं। अब देखिए MKO आखिर हमारा होता क्या है? तो हमारा जो बच्चा है वो क्या किया, तो उस उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट करी, ठीक है। अब वो बच्चा हमारा स्पीच दे रहा है, बीच में वो रुक गया। अब उसको हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ा सा उसको हम टेम्प्ररी हेल्प दे दिए, टेम्प्ररी हेल्प दे दिए तो वो हमारा क्या हो गया, इसके फोल्डिंग हो गया। और कहीं ना कहीं बच्चे को अगर हम हेल्प दे रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, उसका हम सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर उसे किसी प्रकार का क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, तो क्या हम बच्चे से हम एक्स्ट्रा जान रहे हैं, एक्स्ट्रा थिंग का हमें नॉलेज है, तभी तो हम बच्चे को नॉलेज दे पा रहे हैं। तो हम जिस बच्चे को एक्स्ट्रा नॉलेज, मतलब कि जिस बच्चे को हम टेम्प्ररी हेल्प दिए, क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो उस व्यक्ति को, हेल्प देने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, तो मोर नॉलेजेबल अदर बोलेंगे। जैसे हमें बाईसाइकिल चलानी नहीं आती थी, लेकिन मेरे पापा या फिर मेरी मम्मी ने मुझे बाईसाइकिल चलाना सिखाया, ठीक है। तो इस फेज़ में क्या है कि मेरे मम्मी पापा जो हैं वो क्या होंगे, तो मोर नॉलेजेबल अदर होंगे, यानी कि MKO जो है वो हमारे माता पिता होंगे। उदाहरण के लिए देखिए दिया हुआ है टीचर, माता पिता, पीयर, है ना। अब देखिए पीयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोस्त यार। तकनीकी साधन भी MKO का भूमिका निभा सकते हैं। अब देखिए हम लोग किस जनरेशन में चल रहे हैं, तो आज का जो जनरेशन है हमारा, टेक्नोलॉजी वाला जो जनरेशन है, 6G जनरेशन में आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। आज हमें किसी भी प्रकार की अगर ज़रूरत पड़ती है, किसी भी प्रकार की अगर हमको थोड़ा सा भी हेल्प चाहिए होता है, तो क्या करते हैं, हमें कहीं जानी होती है और हमें लोगों से ना पूछ के हम क्या करते हैं, तो चलो गूगल हमें आप बताओ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ हमारी जो तकनीकी साधन है ना, हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, वो भी चीज़ हमारे यहाँ पे MKO की भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये चीज़ यहाँ पे आपका बोला गया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेनली आपका 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर किया गया। एक आपका ZPT जो कि विकास क्षेत्र होता है, जिसमें बच्चा किसी की सहायता से वो मतलब कि पूरी तरह से स्वयं नहीं कर सकता, लेकिन किसी की सहायता से वो बच्चा कर लेगा, ठीक है। ये हमारा होता है ZPT। और इस जो ये जो वाला जो आपका डायग्राम है ना, इसको आप लोग थोड़ा सा कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, और हो सके तो आप लोग इसको एक छोटा सा चार्ट पेपर में, या फिर आपका ये जो आपका आता है ना, एक पेपर आता है ना, स्पेशल किस्म का पेपर आता है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, तो अपना दीवार में पोस्टर बना करके टांग लीजिएगा, ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े एग्जामिनेशन के टाइम रिवीजन के लिए, तो उस समय ये आपका वर्क करे। उसके बाद में आपका आ गया पाड़, है ना, पाड़, इसके फोल्डिंग, ढांचा, पाड़, उसके बाद में फिर आलम्बन भी इसका एक नाम है ना। तो इसमें बच्चा को हम लोग क्या करेंगे, तो एक टेम्प्ररी हेल्प देंगे, है ना। और टेम्प्ररी हेल्प देंगे तो यहाँ पे संकेत, सपोर्ट, हिंट, आधा हिल क्या हुआ, हल क्या हुआ, प्रश्न, ये सब चीज़ यहाँ पे हमें क्लू मिलेगा। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक क्लास में हम एक एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं इसका। MKO जो हमसे अधिक, जिसके पास नॉलेज है, जो हमें हेल्प कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। अब देखिए वाक यानी भाषा के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीच, है ना, वाक होगा यहाँ पर। तो देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे आपका जीन प्याजे, उस समय हम लोग क्या पढ़े थे वहाँ पर, कि बच्चा जो है वो अहं केंद्रित हो जाता है ना। वहाँ पे मतलब जो बच्चा है ईगो सेंट्रिक हो जाता है। वहाँ बच्चा क्या बोल सोचता है कि जो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, वही वही सर्वोत्तम है, वही सर्वोच्च है। लेकिन इन्होंने क्या कहा, लेवाइगोस्की साहब ने क्या कहा, तो वो ये बोले कि जो हमारा स्पीच है, यानी कि वाक की प्रकार है, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सामाजिक वाक, यानी कि सोशल स्पीच, है ना, जो कि 0 से 2 साल बच्चा समाज से वार्तालाप करता है, दुनिया से जुड़ने के लिए भाषा भाषा सीखता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक वाक में हमारा क्या होता है, तो ये जो आप 0 से 2 साल का जब हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। अब आप थोड़ा सा याद कीजिए,
अगर आप उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल न्यू है, कभी ना कहीं आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे। नोम चॉम्स्की साहब को याद कीजिए ना, एलईडी डिवाइस है ना, एलईडी डिवाइस में क्या कहते हैं कि भाषा को एज अ टीज कॉपी करते हैं ना। जो डिवाइस होता है वो क्या करता है, भाषा को संग्रह करने का मतलब कि ये करता है, और जो भाषा जो है वो एडप्ट करता है ज्यों का त्यों। तो देखिए निजी सोशल स्पीच जो होता है, इसमें सामाजिक वाक होता है, उसमें 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो समाज से वार्तालाप करता है, दुनिया से जुड़ने के लिए भाषा को सीखता है। अब आप बच्चे को मान के चलिए, जिस भाषा से आप बच्चों को बात कीजिएगा, लाइक अगर मेरा बर्थ इंडिया में हुआ है और अगर हम चाइना में चले जाए तो वहाँ की भाषा को हम अडॉप्ट कर लेंगे, तो समाज से ज्यों का त्यों वहाँ पे वो ग्रहण करता है। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, तो नकल करता है। क्या करता है, नकल करता है, या फिर भाषा को जैसे है वैसा ही वो कॉपी करने का प्रयास करता है। क्या करता है, नकल या फिर कॉपी कर लेता है। जैसा जैसा आप माहौल बनाओगे, जैसा आप परिवेश बनाओगे, उसी प्रकार से आपका बच्चा यहाँ पे सीख लेता है। अब देखते हैं ना कि एक एग्जाम्पल, एक बहुत हम लोग रूरल क्षेत्र से हैं, तो देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। हम लोग अभी देखते हैं ना कि संथाल घरों के जो बच्चे होते हैं वो लोग क्या होते हैं कि वो लोग जन्म से ही क्या करता है, तो संथाली बोलना स्टार्ट करता है। लेकिन अभी हम इतने बड़े बड़े घोड़े हो गए हैं, लेकिन अगर हमें अभी कोई संथाली सिखाएगा, हम लोग उसका मतलब कि फेस बस कंफ्यूज होकर के देखेंगे कि आखिर ये बोल क्या रहे हैं। ठीक है, और ये छोटा सा बच्चा सीख क्यों गया, क्यों सीखा, क्यों, क्योंकि उसका जो वो जैसे ही मतलब कि बोर्न हुआ उस टाइम से ही वो मतलब क्या है ना कि बच्चा धीरे धीरे वो चीज़ सीखना स्टार्ट कर देता है, भाषा का ग्रहण करना स्टार्ट कर देता है ज्यों का त्यों। बाद में वो चीज़ फिर आपकी चेंजिंग होती है, जो भाषा सीखा उसमें आपका थोड़ा सा चेंजिंग भी होता है, उसको वो निखारता है। लेकिन हमारा बच्चा ज्यों का त्यों ग्रहण कर रहा है, इसीलिए देखते हैं ना कि हमारे जो संथाली बच्चे होते हैं वो छोटे से बच्चे का ही बोलिएगा, थोड़ा सा बोलिएगा अगर दुड़ू में तो वो तुरंत आ जाएगा, ये बैठ जाएगा, तो जो भी होता है। तो देखिए ना, क्यों, क्योंकि वो नकल या फिर कॉपी कर रहा है। अब बच्चा करेगा हमारा प्राइवेट स्पीच, है ना, क्या करेगा, निजी वाक करेगा। बच्चा अपने कार्यों को दिशा निर्देश, सेल्फ रेगुलेट और खुद को नियंत्रित करने के लिए स्वयं से तेज आवाज़ से बात करता है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा बच्चा क्या करेगा, मान के चलिए हमारा बच्चा कोई चीज़ पजल वगैरह सॉल्व कर रहा है ना, इसकी उम्र कितनी होती है, तो 2 से 6 या फिर 7 वर्ष। मान के चलिए हमारा बच्चा खेल खेल में उसको हम ला करके दिए, आजकल तो काफ़ी अच्छी अच्छी टॉय आई हुई है मार्केट में। आप देखिएगा ना, एक पजल होती है, इंडिया वाली पजल है ना, आप उस जो पजल है ना उसको तो हम बोलते हैं कि एक बार आप अभी आपका जो आने वाला फ्यूचर है, या फिर आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आप उनको थोड़ा मतलब क्या बोले कि जो बर्तन बर्तन जो बच्चा खेलता है ना उस चीज़ से हटा करके अगर हम बच्चों को इंडिया वाली जो मैप देते, या फिर वो जो पजल ऐसी वाली पजल जो होती है ना, इस प्रकार की जो पजल होती है, उस चीज़ को अगर हम उन्हें दे दें तो उनके लिए क्या होगा ना कि बच्चा उस चीज़ को सीखे, है ना, और वो चीज़ कर पाए। अब देखिए यहाँ पर बच्चा बॉक्स पजल को ये फिट कर रहा है ऐसे, तो यहाँ पे छोटा वाला तो मतलब कि उसको समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत गलत करता है तो वो अपने आप को डांट लगाएगा, अरे ये नहीं करना था। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चा बोला अरे ये हमको नहीं करना था, या फिर ये चीज़ यहाँ पे फिट नहीं होता, तो ये बच्चा मेरा क्या किया, तो ये बच्चा हमारा प्राइवेट स्पीच किया, है ना। क्या किया, तो प्राइवेट स्पीच किया यहाँ हमारा बच्चा। यहाँ पे बच्चा अपने आप को रेगुलेट करता है, अपने कार्यों को यहाँ पे दिशा निर्देश करता है, और खुद को नियंत्रित करने के लिए स्वयं से तेज आवाज़ से बात करता है। ठीक है, अब देखिएगा ना कि कोई बच्ची जो है वो क्या कर रही है, तो मतलब कि वो उसको दे दीजिएगा, अगर किचन वाला जो सामान है उसको टॉय दे दीजिएगा और वो बच्ची खेल रही है, तो वो क्या बोलेगी कि देखो चावल बन गया, अब देखो हम सब्जी काट रहे हैं, अब देखो हम दाल बना रहे हैं, जैसे जैसे मेरी मम्मी को देखेगी वैसे वैसे वो बोलती है। तो फिर वो क्या करती है कि वो खुद से बात कर रही है ना, और बोलती अरे, फिर उसके बाद कुछ देर बाद बोलेगी अरे हम तो ऐसे बाहर गए थे, मेरा सब्जी जल गया। तो वो बच्ची क्या कर रही है, तो खुद से वो निजी बात कर रही है, यानी कि प्राइवेट स्पीच कर रही है ना। अब देखिए ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, इसको आप दिमाग में अगर सेट कर लीजिएगा ना, और अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, और अगर ये सब चीज़ अगर खेल रहे हैं आपके सामने, तो आपके लिए सीडीपी समझना, या फिर सीडीपी को मतलब कि डेली लाइफ में यूज़ कर पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ईजियर हो जाता है ना। मैं भी ये सब चीज़ जो आपको बता रही हूँ, ये सब चीज़ मैं अपने घरों में देखी हूँ, इसीलिए मैं आपसे ये सब चीज़ अच्छे से बता पा रही हूँ।
अब देखिए मौन आंतरिक वाक है ना, साइलेंट इनर स्पीच, ये 7 और इससे प्लस उम्र यानी कि इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे यहाँ पर करते हैं। तो यह विचारों का आंतरिकरण यानी कि इंटरलाइजेशन है, जिसमें बाहरी आवाज़ के बिना मन ही मन सोचना और बातचीत करना शामिल होता है। यहाँ पर क्या है कि अगर बच्ची का सब्जी जल जा रहा है झूठ मूठ का, तो वो बोलेगी अरे मेरा सब्जी जल गया। लेकिन यहाँ पे मौन आंतरिक वाक में यहाँ पे क्या करती है, तो बच्चा जो है ना वो मतलब कि वो अंदर ही अंदर बात करता है। जैसे अभी मान के चलिए अगर हम अभी बैठे हुए हैं कहीं पर, और अगर हमको मान के चलिए हम छत में बैठे हुए हैं और अगर हमको कैरियर का टेंशन हो रहा है, तो हम सोचेंगे अरे भाई कब तक होगा सिलेक्शन, है ना, कब तक होगी जेटेट की एग्जामिनेशन, कब आएगा सहायक आचार्य, कब बनेंगे हम टीचर। तो ये हम किसी को बोल के नहीं बोल रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, तो हम ये इनर साइलेंट इनर स्पीच कर रहे हैं, यानी कि हम खुद ब खुद से बात कर रहे हैं। तो खुद से जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा, तो मौन आंतरिक वाक होगा। क्या हो जाएगा हमारा, मौन आंतरिक वाक होगा। अब देखिए सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो वो चीज़ देखिए बाह्य से आंतरिक होती है ना, हमेशा जो आपकी होती है। जैसे कि आप, जैसे कि यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा समझा ले। देखिए जैसे यहाँ पर हम क्या किए, तो यहाँ पर हम समाज के सामने ज्यों का त्यों बोले, ठीक है। फिर यहाँ पे हम खुद से बात किए, खुद से बात किए, उसके बाद में यहाँ पे हम खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, भले हमारे सामने कोई नहीं है लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं ना, यहाँ पे हम खुद से बात कर रहे हैं ना कि आखिर भाई मेरा कब नौकरी लगेगा और हम कब सिलेक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये जो आपका सीक्वेंस चला, ये क्या चला, तो बाह्य से आंतरिक चला। क्या चला, एक्सटर्नल टू इंटरनल चला, एक्सटर्नल टू इंटरनल। ठीक है, कैसा चला, तो एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब देखिए सीखने के महत्वपूर्ण सिद्धांत को देख लेते हैं एक बार। बाह्य से आंतरिक है ना, ये हम हमारी जो मतलब कि किस प्रकार से आई है ना, किस प्रकार से हम सीखे। पहले प्राइवेट वाक किए, मतलब कि प्राइवेट स्पीच किए, उसके बाद में क्या किए कि सेल्फ खुद से बतियाए है ना, प्राइवेट स्पीच किए, उसके बाद में है साइलेंट इनर स्पीच किए, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि विचारों का विकास सब पहले बाहरी सामाजिक संपर्क से शुरू होता है, धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर आंतरिक रूप धारण कर लेता है, ठीक है। संज्ञानात्मक उपकरण देखिएगा, भाषा और संस्कृति बच्चे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए मुख्य रूप से एक सशक्त साधन का कार्य करते हैं, ठीक है। और देखिए सहयोगात्मक अधिगम, ज्ञान का संचय अकेले न होकर के अन्य साथियों और मार्गदर्शन की सहायता के फोल्डिंग से जेडपीडी के दायरे में पूरा होता है। अब देखिए सहयोगात्मक शिक्षण आखिर हमारा है क्या, तो वो चीज़ देखिएगा। अब आप एक बच्चे को, किसी एक बच्चे को अगर आप घर में पढ़ा रहे हो, तो उस बच्चे को आप कितना ही सिखा पाओगे, है ना। वो बच्चा क्या है कि वो चीज़ सीखेगा लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि हम दूसरे से कितना अधिक सीख पाएँ, एक दूसरे से यहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर हम क्या करें कि हम बच्चे को एक अन्य साथियों को पीयर ग्रुप में अगर उसको हम रखें और उसको हम मार्गदर्शन दें, यानी कि स्टेप फोल्डिंग करें, तो वो क्या है कि जेड पी डी है उसके दायरे से वो अधिक सीख सकता है। जो हम लोग यहाँ पे बोले थे ना कि बियॉन्ड द रिच, उससे भी अधिक वो सीख सकता है हमारा बच्चा। अब देखिए अधिगम के शैक्षिक मतलब कि निहितार्थ यानी कि इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या था, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर अब देखेंगे। तो पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल लर्निंग, यहाँ पर इसमें शिक्षक और छात्र सक्रिय बातचीत करते हैं, बारी बारी से वो प्रश्न पूछते हैं, संक्षेप करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पे शिक्षक और छात्र जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करके सीखेगा। यहाँ पर आपका जो शिक्षक है ना, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम लेडी बॉस लेडी टीचर जैसे एकदम पूरा बॉस टीचर बन करके नहीं रहेगा। वो चीज़ आपका क्या है कि एज अ फैसिलिटेटर आपको क्या करेगा, यहाँ पे एक गाइड करेंगे टीचर, है ना। और एक दूसरे से बारी बारी पूछेंगे, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। एक टाइम के लिए हमारा जो ये स्टूडेंट है, वो एक टाइम के लिए ये स्टूडेंट है और ये हमारे टीचर हैं,
है ना। तो एक 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 समय के लिए ये हमारे स्टूडेंट, ये हमारे टीचर, और सेकंड टाइम के लिए ये हमारे टीचर बनेंगे और ये हमारे स्टूडेंट बनेंगे, है ना। एक बार हम इनसे सवाल पूछेंगे और स्टूडेंट जो है वो हमारे एक साथ एक बार ये हमारे सवाल पूछेंगे। उसके बाद में दोनों इंटरेक्शन करेंगे, है ना। और दोनों के बीच में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ, मैं आपसे अधिक जानता हूँ, ये सब चीज़ नहीं। आपको एक दूसरे से यहाँ पे पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके पूछनी है। बारी बारी एक दूसरे से प्रश्न पूछेगा, एक दूसरे के बारे में संक्षेप में जानकारी लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो अच्छे से सीख पाएगा। और इस प्रकार का अगर आप शिक्षण को देते हैं तो क्या है ना कि बच्चों के अंदर जो मतलब एजुकेशन को लेकर के जो और टीचर्स को लेकर के जो डर रहती है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं दिमाग से निकल जाती है। सहयोगपूर्ण अध्ययन यानी कि कोलैबोरेटिव आपका लर्निंग क्या होता है, तो वो चीज़ देखिएगा। छोटे छोटे समूहों में एक दूसरे के सहयोग और सपोर्ट से के साथ सीखने का अवसर मिलता है, ग्रुप लर्निंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका इमेज में दर्शाया गया है, ये लोग क्या कर रहा है, तो देखिए ये लोग क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्ट को बना रहा है ना, और सब साथ में मिल करके यहाँ पे काम कर रहा है। तो एक दूसरे के सहयोग और सपोर्ट से सीखने का अवसर यहाँ पे मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग कहते हैं, या फिर इसको ग्रुप लर्निंग भी हम बोल सकते हैं। भाषा और पाठ यानी कि लैंग्वेज और स्कैफोल्डिंग। कक्षा में विचार विमर्श और भाषा की भूमिका को प्राथमिकता देना तथा कठिन परिस्थितियों में छात्रों की सहायता करना। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, तो वो चीज़ देखिए। यहाँ पे जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों या फिर कक्षा में विचार विमर्श कर रहे हों, तो उस समय भाषा की जो प्राथमिकता है उनको ज़्यादा आपको वैल्यू देनी है। साथ ही साथ आपका जो कठिन परिस्थिति है, मान के चलिए कहीं पे हमारा बच्चा फंस रहा है ना, किसी मैथ्स का क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अगर वो थोड़ा सा मतलब कि हो गया है, कुआं का आयतन अगर उसको हम बोल दिए कि यहाँ पे कुआं का जो कितना पानी भर पाएगा कुआं में लबालब, तो बच्चा वहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया है। तो वहाँ पर देखिए क्या करना है, या फिर ऐसे क्वेश्चंस दे दे कि हम एक गड्ढे में कुआं का पानी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बताइए गड्ढे का जो कुल कितना पानी भर पाएगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो दोनों का जो आयतन है वो इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चा को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, वो क्वेश्चंस को देखेगा और डर जाएगा कि आखिर मैम क्या बता रही हैं। तो वहाँ पर हमको बच्चे को क्या करनी है कि बताएंगे कि यहाँ पे आप दोनों के आयतन को सेम करो, उसके बाद में आर यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, त्रिज्या। तो ये क्या किए हम बच्चों को, कठिन परिस्थितियों में हम छात्रों की हेल्प किए, है ना। छात्रों को जो हम हेल्प किए वो क्या कहलाया, हमारा आलम्बन या फिर पाड़, या फिर उसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इसके फोल्डिंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार हम लोग इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। आपका ये लगभग लगभग समाप्त हो चुका है। तो इसका हम लोग अब क्विक रिवीजन करेंगे, तो उसमें क्या होगा, तो क्रिटिकल प्रिंसिपल लर्निंग को हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट क्या था कि सोशल इंटरेक्शन और लर्निंग, यानी कि लर्निंग कैसे करना है, तो सामाजिक संकल्प मतलब कि संपर्क में आनी है। सेकेंड था आपका स्केप फोल्डिंग, यानी कि पाड़ या फिर आलम्बन। तो यहाँ पे बच्चों को हेल्प, क्लू और हिंट देना है ना, एज अ टीचर। उसके बाद पे अगर हमारा बच्चा सीख जाता है ना, अगर हमारा बच्चा सीख गया या फिर समर्थ हो गया, तो वो क्या है कि इसके फोल्डिंग को फिर हम हटा देते हैं। फिर हमारा ZPD है ना, एरिया ऑफ लर्निंग विद द हेल्प, है ना। अब देखिए अगर हम जो चीज़ हमें बाईसाइकिल चलानी नहीं आ रही थी, तो हम किसी का हेल्प से वो चीज़ सीख गए। तो जो चीज़ हम सीखे वो क्या हुआ, हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना। कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग, है ना, यानी कि जो हमारी संस्कृति होती है वो हमारे सीखने का जो मतलब कि सीखने पर भी प्रभाव पड़ती है, ठीक है। लैंग्वेज एज अ टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि भाषा जो होती है वो क्या है, तो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक टूल की तरह काम करती है ना। तो ये था हमारा आज का क्लास। लेव वाइकोत्स्की साहब, एक क्विक रिवीजन भी हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन आपका हम देखते हैं, आखिर इसका तो हम फिलहाल बता ही दिए हैं। तो देखिए, कौन सा परिदृश्य लेव वाइकोत्स्की के आलम्बन यानी कि इसके फोल्डिंग की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन करता है। और ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर PYQ 8 फरवरी को जो हुआ था पेपर 2 में, वो आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो इसमें देखिएगा, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे निर्धारित समय अवधि में स्वयं ही समस्याओं का समाधान करें। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा नेगेटिव क्यों हुआ, तो वो चीज़ देखिए। आप भले ही कितने अच्छे टीचर हैं
आप कितना ही अच्छा एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को, कितना ही अच्छा आप लर्निंग करवा रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को यहाँ पे निर्धारित समय अवधि नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे जो बच्चा ए है, बच्चा बी है, वो क्या करता है कि बच्चा ए जो है वो थोड़ा स्लो सीखता है, वो थोड़ा स्लो लर्निंग कर रहा है, और हमारा बच्चा बी जो है वो काफ़ी फास्ट लर्निंग कर रहा है, वो काफ़ी अच्छा, उसका जो कैलकुलेशन पावर है वो काफ़ी बूस्ट किया हुआ है उन्होंने, तो वो क्या है कि वो जल्दी बना लेगा, है ना। उसको हम एक समस्या को समस्या समाधान के लिए हम यहाँ पे समय का जो निर्धारण है वो यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। शिक्षिका ने विद्यालय को आपस में किसी भी प्रकार से सहयोग करने में पूर्ण पाबंदी लगा दी है। आप यहाँ पे पूर्ण पाबंदी नहीं लगा सकते, ये हमारा नेगेटिव है, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। अब देखेंगे, शिक्षिका ने श्यामपत्र पर उत्तर लिख दिए और विद्यार्थियों से कहा कि वे उत्तर अपनी कॉपियों पे निष्क्रिय रूप से उतारे, है ना, ये भी आपका निष्क्रिय है। और एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि लेव वाइकोत्स्की साहब और पियाजे साहब हमेशा बच्चों को जो है ना वो पैसिव है ना, पैसिव नहीं मानते हैं ना, पैसिव लर्नर से उसको एक्टिव लर्नर में वो मानते हैं, ठीक है। उन लोग को कहना है कि बच्चा जो है वो हमारा एक्टिव लर्निंग है, यानी कि सक्रिय अधिगम करता है, सक्रिय लर्नर है, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए ये यहाँ पर क्या है, तो देखिए शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आधा हल की हुई समस्याएं दी जिन्हें अन्यथा हल करने में कठिनाई हो रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि एक हमारे टीचर हैं, उन्होंने क्या किया कि कोई एक आधा, आपको भी तुरंत आपको एक क्वेश्चन के एग्जाम्पल लिए थे ना कि एक कुआं है, एक गड्ढे में पानी डाली जा रही है। अब क्या हुआ कि हमें बच्चों को बोल दिए कि आपको गड्ढे की त्रिज्या निकालनी है या फिर गहराई निकालनी है। अब बच्चा क्या किया, पूरा कन्फ्यूज है ना, बच्चा पूरा डर गया कि आखिर इसे हम निकाले तो निकाले कैसे। अब उसे हम क्या करेंगे कि दोनों का आयतन को निकालेंगे, उन्हें हम आधा हल करके दे दिए, तो आधा हल करके दिए और वो जो बच्चा पूरा करेगा उसके बाद में क्या हुआ, उसको हम एक हेल्प दिए। नेक्स्ट टाइम से जब बच्चा हमारा सॉल्व करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो रूल्स के साथ साथ पूरा एकदम डिटो मतलब डिटो या फिर उसी प्रकार का क्वेश्चंस देंगे, तो हमें बच्चे को इसके फोल्डिंग यानी कि टेम्प्ररी हेल्प देने की हमें सहायता नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आधा हल की हुई दी हुई प्रश्न है, यहाँ पे समस्याएं हैं, तो ये वैसे भी हमारा ये पॉजिटिव होता, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप लोग बताइए, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपका डाउट है इस सेशन में या फिर इस टॉपिक में, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी छोटा मोटा चीज़ भी अगर आपको समझने में, अगर एक ज़रा सा भी समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट कीजिएगा कि हाँ हमको यहाँ पे समझने में दिक्कत हुई है, तो उसको हम अपने तौर से या फिर उसको और अधिक अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको क्लासेस किस प्रकार की लग रही है ना, आपको क्लासेस कैसी मतलब कि किस रेटिंग की लग रही है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और फैमिली फ्रेंड्स के बीच में, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आपका एक प्यारा सा कमेंट हमारा दिन बनाता है, आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर क्या है ना कि मेरा हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है ना, मेरा मोटिवेशन को बूस्ट करता है कि हाँ मेरे वीडियो के थ्रू कोई सीख रहे हैं, कोई जान रहे हैं, तो ये हमें खुशी मिलती है, ठीक है। आप लोग इस टॉपिक के बारे में, इसके बारे में आप लोग को हमेशा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लासेस किस प्रकार की लगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सीरीज के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपने से बड़ों का सम्मान दें, अपने से छोटों को प्यार दें। आज के लिए यहीं तक, आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक मेरा सपोर्ट करने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।